अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में एक केयर टेकर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाने की सलाह मशवरे शुरू हो गए हैं। इस पे मैं डिटेल में आपको आगे बताता हूँ। दो छोटी खबरें आपके साथ शेयर करके आगे मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। पहली खबर यह है कि हमारे सेलिब्रिटी मौलवी तारिक जमील, हूरों वाले, 130 फीट हूरों वाले, जिनके बयान हैं कि अल्लाह शराब पिलाएगा जन्नत में और इस टाइप के कई, ये एक, मैं नाम गलत अल्फाज यूज़ नहीं करना चाह रहा, सेक्स ट्रेड के माहिर हैं। ये कनाडा में हैं, इस वक्त घूम फिर रहे हैं, फिर टुर रहे हैं, लेमोजिनों में सफ़र करते थे कनाडा में। इनको अचानक दिल की तकलीफ़ हो गई तो इनको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया और अब इनका हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। जबकि ये अपने मदरसों में, अपनी बैठक में, इनके पास कोई दिल का मरीज़ आता है तो कहते हैं अजवा खजूर खाओ, सिरका पियो, विनेगर और अदरक खाओ, दिल की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। और वजीफ़े लिख के देते हैं कि कुरान की ये आयत पढ़ो, ये दुआ मांगो, ये करो, वो करो, सबको अपने ऊपर आइए तो कनाडा का हॉस्पिटल में जाके लेटे हैं। इनके बेटे का बयान आया है कि मेरे अब्बा के लिए दुआ करो। तो फिर दुआ करानी थी तो भाई हॉस्पिटल क्यों लेके गए हो? ये जो अजवा खजूर है ना, इसके बारे में एक हदीस है। मैं मुकवास खा रहा हूँ, अभी डिनर करके उठे हैं, चाय पिए तो मुकवास खा रहा हूँ। तो सॉरी, अक्सर लोग कहते हैं यार तुम बहुत बदतमीज़ आदमी हो, तुम अपनी वीडियो में वो नहीं करते। तो भाई साहब, ये मेरी अपने दोस्तों के साथ बातचीत है, अपने परिवार के साथ बातचीत है। मैं किसी मेन स्ट्रीम टीवी के ऊपर बैठ के ब्रांडेड कपड़े पहन के कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा कि मुझे तो पूरा स्क्रिप्टेड एक प्रोग्राम लिख के मिल जाता है, मैं वो पढ़ रहा हूँ, मेरा स्टाफ है, कुछ नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ फ्री माहौल में बात कर रहा हूँ, थोड़ा बर्दाश्त करें। तो अजीज दोस्तों, एक हदीस है कि एक बार एक गुलाम था, वो मदीना में खजूरें बेच रहा था। तो उसकी खजूरें इतनी अच्छी नहीं थीं और इतनी टेस्टी नहीं थीं, तो कोई उसको प्यास बेचारे के पास जा नहीं रहा था खजूरें खरीदने। वो बेचारा रो रहा था कि मैं क्या करूँगा, मेरा मालिक मुझे मारेगा अगर मैंने खजूरें ना बेची तो प्रॉफिट मोहम्मद का वहाँ से गुजरना हुआ। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको उदास देखा तो पूछा, भाई क्यों उदास हो? तो उसने कहा मेरी खजूरें कोई नहीं खरीद रहा। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बाज़ार में खड़े होकर आवाज़ लगाई कि सुन लो सुनने वालों, ये अजवा खजूर है, और अजवा खजूर है ना, वो कई बीमारियों को ख़त्म करती है, दिल की बीमारी ख़त्म करती है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं तो सऊदी अरब में रहा हूँ, मदीना में रहा हूँ, हमें भी ये शुरू से कहा गया कि ये जी अजवा खजूर है, वो दिल का। तो खैर, मेरे बड़ी बहन के जो शौहर हैं, मेरे जीजा जी बहनोई, वो भी अपने आखिरी सालों में बहुत रिलीजियस हो गए थे, लंबी दाढ़ी हो गई थी और अपने बेटे को भी हिफ्ज़ कुरान कराया, सब कुछ। तो मुझसे 6 साल बड़े थे बस। तो वो भी अजवा खजूर बहुत खाते थे, स्पेशली मदीना से मंगवा के खाते थे। और किसी ने इनको कह दिया था कि अजवा खजूर के अंदर जो बीज होता है ना, उसको पीस के उसका पाउडर खा जाए ना, तो दिल का, कभी भी आपको दिल का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो बेचारे आज से 10 साल पहले गुजर गए और उनको अजवा खजूर ने नहीं बचाया। तो आहिस्ते आहिस्ते कुरान हदीस में से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर गलत साबित हो रही हैं। तो हमारे ये मौलवी साहब तारिक जमील कनाडा की बेहतरीन हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, मुरीद इनके आगे पीछे गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं और ये कुरान से अब अपना इलाज नहीं कर रहे। हाँ, मुरीदों के लिए उन्होंने यही रखा है कि कुरान, दुआ मांगने से ये हो जाएगा, फला आयत पढ़ने से ये हो जाएगा, खुद साइंस पे बिलीव करते हैं। दूसरी खबर मैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है
कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा को हटा के नजम सेठी को बनाया है। तो आफ्टर ऑल नजम सेठी ने 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ को जिताया था, उसको केयर टेकर पंजाब चीफ मिनिस्टर बनाया था उस वक्त, और उसने पंजाब में नवाज शरीफ को लीड दिलाई थी, और करंट प्राइम मिनिस्टर उसके नतीजे में उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब बने थे। और ये हमेशा नून लीग में इनका काफ़ी आना जाना रहा है। तो नून लीग की सरकार आती है तो इनको रिवॉर्ड मिलता है, और इसको ये पहले भी पीसीबी का चेयरमैन रह चुका है और इसको वापस रिवॉर्ड दिया गया। तो हमारे जो छिछोरे रमीज़ राजा हैं उनके पिछवाड़े में लग गई आग, और वो अब हंगामा खड़ा किया हुआ है, और इन्होंने कहा कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुए, मुझे हटा के उसको रख दिया, और क्रिकेट में इतनी सियासत हो रही है और इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मैं इंटरनेशनल फोरम्स में जाके इस पे आवाज़ उठाऊंगा। अब रमीज़ राजा को पहले कोई ये पूछे कि तुम कौन सा इलेक्शन जीत के बने थे पीसीबी के चेयरमैन, तुम भी अपॉइंटेड थे, इमरान खान ने तुम्हें अपॉइंट किया था, आज तुम्हें सारा इलेक्शन और सारी चीज़ें याद आ रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि रमीज़ राजा कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे रख के 12 मेंबर की कमेटी ले आए और अब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और नया इलेक्शन कराएगी। ये गलत है। तो रमीज़ राजा तो खैर क्रिकेट में इमरान खान का नाजायज़ बेटा है, और उसके बारे में क्या कहें, एक नाअहल खिलाड़ी जिसको बेचारे को कभी छक्का मारने की फुर्सत नहीं मिलती थी। हम जब क्रिकेट मैच देखा करते थे रमीज़ राजा का, तो हम आपस में हंसते थे कि यार ये बेचारा कितनी भी कोशिश कर ले इसको छक्का नहीं मारा जाएगा, लेकिन लंबी चौड़ी क्रिकेट खेली। इसका क्रिकेट रिकॉर्ड उठा के देख लेना, टेस्ट क्रिकेट ना वनडे किसी में इसका, लेकिन अपने आप को ये डॉन ब्रैडमैन समझता है। एनीवे, तो कॉन्स्टिट्यूशन अब नया बनेगा, नया इलेक्शन होगा वगैरह वगैरह। पाकिस्तान है भाई, ये पाकिस्तान में पहले 9 साल तक पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। 47 से 56 तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन बना 56 में, तो 58 में मार्शल लॉ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के डब्बे में फेंक दिया। फिर अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 62 का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और खुद प्रेसिडेंट बन गया। फिर 71 की वार के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, भुट्टो लाया, भुट्टो उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना और फिर प्रेसिडेंट बना, और फिर इसने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन लाया, प्राइम मिनिस्टर को पावरफुल रखा और खुद फिर प्राइम मिनिस्टर बना। फिर ज़िया-उल-हक आया, ज़िया-उल-हक ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, और फिर जब 85 में इसने एक नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन कराए, तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया, लेकिन पहले उस अपनी इलेक्टेड नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर जो इलेक्टेड असेंबली थी उससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कराई, जिसमें मेन पावर्स जो थी ना वो प्रेसिडेंट को दे दी, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट जब चाहे नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है विदाउट एनी रीजन। फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज शरीफ आया, फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ की, कोशिश की कि वापस प्राइम प्रेसिडेंट से वो पावर्स ली जाएं, तो मुशर्रफ आ गया। मुशर्रफ ने आके मार्शल लॉ नहीं लाया, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट ली अपने लिए। अबे चीफ एग्जीक्यूटिव कॉरपोरेट सेक्टर में होती है, तो ये पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान कंट्री को भी कॉरपोरेट के तौर पे ही चलाते हैं। खैर, चीफ एग्जीक्यूटिव बना, इसने अपने तौर पे फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, 10 साल वो रूल करता रहा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट पे करता रहा वो। अमेरिका में सिटी बैंक का एक एम्प्लॉय था, एग्जीक्यूटिव था, शौकत अजीज, उसको पाकिस्तान लाया गया, रातों रात उसका आईडी कार्ड बनाया गया पाकिस्तान का, और वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर बनाया क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं था, फिर इसको एक सेफ सीट से इलेक्शन कराया। उस दौरान अब क्या करें, क्योंकि मुशर्रफ ने पहले बलोचिस्तान से जफरुल्लाह जमाली को प्राइम मिनिस्टर बनाया था,
जफर जमाली डिक्टेशन पे चलने पे तैयार नहीं हुआ तो उसको हटा दिया। अब बनाना था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत अजीज को, वो सेनेटर था शौकत अजीज, तो सेनेटर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। अब क्या करें, तो करंट पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही, इनके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन को टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कराया पार्लियामेंट से। उसको बोल दिया था कि जब तक शौकत अजीज नहीं बनता तब तक तुम टेम्परेरी हो। फौरन एक सीट खाली कराई गई, उस पर शौकत अजीज का इलेक्शन हुआ और चौधरी शुजात 43 दिन प्राइम मिनिस्टर है और इसके बाद शौकत अजीज को लाया गया। शौकत अजीज ने अपनी टेक्नोक्रेट टीम लाया, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बेहतर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चूना कर दिया। जब मैं मेयर बना था तो शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर था। खैर मुशर्रफ गया, जरदारी आया, जरदारी ने फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की और चूंकि जरदारी खुद प्रेसिडेंट बना था और इसकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था तो इसने पावर फिर अपने हाथ में रखी। इस तरह पाकिस्तान में कभी एक सिस्टम चल नहीं पाया। आज 75 साल बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रखेंगे। पावरफुल प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और टेक्नोक्रेट के पीछे। अब शब्बर ज़ैदी है जो इमरान खान के ज़माने में कुछ दिनों के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन रहा था, उसने कल एक प्रोग्राम में कहा कि अंदर खाने आर्मी, जस्टिस और जो ऊपर हायरार्की है जो असल में रूल कर रही है पाकिस्तान को, उनमें सलाह मशवरे हो रहे हैं कि अब 2.5 साल के लिए एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि ये सरकार है ना, इनसे इकोनॉमी नहीं संभल रही और सिक्योरिटी सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। इकोनॉमी की ये सिचुएशन है कि गैस का जो इस वक्त सिचुएशन है ना, गैस के हवाले से, एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से गैस क्राइसिस लाइन क्रॉस कर गए हैं। इंडस्ट्रियां, मेजर इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। इंडस मोटर्स बंद हुई, इसके बाद सुजुकी मोटर्स भी बंद हो गई। टेक्सटाइल मिल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनी सब बंद हो रही हैं। इवन हाउस होल्ड्स को भी गैस नहीं मिल रही। जिन जिन इलाकों में सर्दियां हैं वहां लोगों का बाजा बजा हुआ है। लोगों को पकाने के लिए घर में गैस नहीं मिल रही। वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था फीफा का, तो इसके बाद शहबाज शरीफ ने जब ट्वीट की तो नीचे ज़्यादातर लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई साहब मैच से फुर्सत हो गई हो तो ज़रा गैस तो खोल दो तो हम कुछ पका लें। ये सिचुएशन है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग टॉप पे जा रही है। फूड ग्रेन्स मार्केट से गायब होते जा रहे हैं। डबल ट्रिपल प्राइसेस पे भी नहीं मिल रहे। जो थोड़ा बहुत था वो लोगों ने स्टॉक कर लिए बिजनेसमैनों ने, ताकि अपने मन माने कीमत पे बेचेंगे। आटा, दाल, चावल 300 गुना की प्राइसेस बढ़ गई हैं, 300% प्राइसेस बढ़ गई हैं। टेररिज्म, सिक्योरिटी सिचुएशन टॉप पे, स्ट्रीट क्राइम्स टॉप पे, हर आदमी लूट मार पे लगा हुआ है। देयर इज नो गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ऐसे में अब ये हायरार्की सोच रही है जो असल गवर्नमेंट है कि अब ये शहबाज शरीफ और जरदारी की सरकार को भी ख़त्म करके एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए और चीफ जस्टिस से उसकी अप्रूवल ले ली जाएगी। यानी होगा ये कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का अनाउंस होगा, जैसे मुशर्रफ आया था कि मैं मार्शल नहीं ला रहा, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ऐसे ही एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे। गवर्नमेंट ये वाली शहबाज शरीफ ख़त्म कर देंगे, ये लोग जाएंगे सब मिल के सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हाँ नजरिया ज़रूरत पाकिस्तान में एक है, क्योंकि जब पहली असेंबली तोड़ी गई थी ना, तो जब 50s में, तो गवर्नर जनरल ने तोड़ी थी, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन उस असेंबली के स्पीकर थे, तो वो गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि नजरिया ज़रूरत, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, इतनी तो मेरी इंग्लिश है नहीं, तो नजरिया ज़रूरत के तहत हम इसको अलाउ करते हैं कि हाँ असेंबली से ही तोड़ी गई, वरना लीगली गलत है। यही नजरिया ज़रूरत बाद में ज़ियाउल हक के खिलाफ भी जब लोग अदालत गए थे तो यूज़ हुआ था, और मुशर्रफ के दौर में भी। ये काना जज था जो जस्टिस चौधरी, जिसने बाद में मुशर्रफ के खिलाफ मूवमेंट चलाई थी, इसी की अदालत ने मुशर्रफ को लीगलाइज किया था। तो नजरिया ज़रूरत के तहत आज भी सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि हाँ मुल्क के हालात ख़राब हैं, इकोनॉमी ख़राब है, किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नहीं संभल रहा,
टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या होती है? किसी इकोनॉमिस्ट को लाके बिठाएंगे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जैसे शौकत अजीज को बनाया था, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर, एक आर्मी का प्योर बंदा, क्योंकि बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर तो क्या, वो किसी कंपनी में क्लर्क के लेवल का भी बंदा नहीं है, उसका तो कोई आईक्यू लेवल, कोई विस्डम तो इसमें है नहीं। इस वक्त जो भारत की डिप्लोमेसी है, एक शेर घूम रहा है जयशंकर की सूरत में, वैसे में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर तो बिल्कुल एक बकरी लगता है उसके सामने। इनको चाहिए एक कोई श्रूट किस्म का पॉलिटिशियन एज ए फॉरेन मिनिस्टर, वो लाएंगे और IMF वगैरह से डील करेंगे और कुछ सख्त फैसले करेंगे। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, मुल्क में और हालात खराब होंगे। इकोनॉमी तो अब सुधरने की पोजीशन में है नहीं किसी सूरत में। जब आपको टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं खाली डेट रिपेमेंट में, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी पे पेमेंट है, इंटरेस्ट देने हैं, तो आप कहाँ से लाओगे? अब आपको ना सऊदीया दे रहा है, क्योंकि सऊदीया ने जितना देना था दे दिया ना भाई, अब पड़ा हुआ है तुम्हारे खजाने में सऊदी अरब का $3 बिलियन। चाइना भी नहीं दे सकता अभी, चाइना के अपने मामला बहुत खराब हैं। इमारात, कुवैत, कतर, कोई भी नहीं आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? बहुत हुआ, किसी ने बहुत रहम खा लिया तो गैस दे देंगे, थोड़ी पेट्रोल उधार पे दे देंगे। तुर्की देगा, तुर्की के तो अपने बाजा बजा हुआ है। तो इकोनॉमी तो किसी से सुधरने की पोजीशन है नहीं। सिक्योरिटी, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी तो क्या बलूचिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? TTP के अपने हमले बंद हो जाएंगे और बढ़ेंगे। वर्चुअली इट विल बी ए मार्शल लॉ। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट मुशर्रफ के मार्शल लॉ जैसा मार्शल लॉ होगा और फौज टोटल ओपनली कंट्रोल कर लेगी। और जनरल आसिम मुनीर है ना, इससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाजवा वॉज नॉट इन ए पोजिशन, बाजवा बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड हो गया था और इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ उसको, इंटरनेशनल अथॉरिटी से मतलब अमेरिका भाई, अमेरिका उसको हिचकिचा रहा था उसको इंडोर्स करने में। लेकिन शायद आसिम मुनीर के ऊपर अमेरिका वो कर दे कि आसिम मुनीर ने यूक्रेन के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा दिया है और पाकिस्तान यूक्रेन को इससे मिलिट्री कोऑपरेशन हो गया है। पाकिस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है, उनके लोग पाकिस्तान की हथियारों की अपग्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये अमेरिका को पसंद है। और आसिम मुनीर के आने के बाद तालिबान के ख़िलाफ़ भी एक तरह से जंग चल रही है, तो शायद अमेरिका को ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो यू नेवर नो कि इसको नाम मार्शल लॉ का नहीं दिया जाएगा, लेकिन मार्शल लॉ ही होगा, चाहे आप कुछ भी नाम दे दें इसको। ये डायरेक्ट फिर नॉन पॉलिटिकल, नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। ऑल दो के इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इमरान खान की जो थी वो आर्मी ने ही इलेक्ट करवाई थी, इससे पहले नवाज शरीफ की भी और इससे पहले जरदारी की भी। तो पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आर्मी की मर्जी से ही आती है, लेकिन अब के मामला डायरेक्ट शायद आर्मी कंट्रोल में ले रही है। पाकिस्तान में काफ़ी इकोनॉमी सिचुएशन ठीक करने की कोशिश हो रही है कि ऑफिसेज में से, गवर्नमेंट ऑफिसेज में से 20% वर्कफोर्स है ना, वो घर से काम करे, वर्क फ्रॉम होम। इससे बचत होगी और 56 अरब रुपया यानी 5,600 करोड़ रुपए की बचत होगी एनुअल, ये डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। और इससे एनर्जी रिसोर्सेज में बचत होगी अगर 20% वर्कफोर्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो घर से करें। शादी हॉल रात के 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट रात के 8 बजे, मार्केट्स रात के 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। 8 बजे के बाद सिवाय मेडिकल स्टोर्स वगैरह के कोई चीज़ खुली नहीं रहेगी। इससे बिजनेस तबाह होगा, इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस नहीं है इन चीज़ों से। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में मार्शल लॉ आने के फुल चांसेस हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।